नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। जैसे जैसे रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट नजदीक आ रही है, कलेजा बैठा जा रहा है। और इस दुख की घड़ियों में मैं आपका एकमात्र साथी हूं, क्योंकि मैं आपको गणित के बेस्ट क्वेश्चंस यूट्यूब पर एग्जाम पेपर फॉर्मेट में, जैसा रियल आपका एग्जाम आएगा, गणित के 30 सवाल आएंगे अर्थमेटिक एडवांस, वैसे ही सॉल्व करवा रहा हूं। और लास्ट टाइम की इससे बढ़िया प्रैक्टिस नहीं हो सकती। हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपको 10 एग्जाम पेपर करवाएंगे एनटीपीसी के लेटेस्ट पैटर्न पर। और आज हम एग्जाम पेपर 9 सॉल्व करेंगे। मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो या 12 लेवल का पेपर हो, एग्जाम में जाने से पहले अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, यह सवाल जरूर लगा लो, क्योंकि यही तो पेपर में आना है। रेलवे ने अभी लेटेस्ट बहुत सारे सवाल कराए, पेपर करवाए, जैसे कि ग्रुप डी का, सेक्शनल कंट्रोलर का, आरआरबी जेई का। उन सब के क्वेश्चंस भी मैं इस एग्जाम पेपर में इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन वे पे, तो आपको यहां पे सभी एग्जाम पेपर ये मिल जाएंगे। आप एक एक करके लगा लें। अब ये जैसे खत्म ही होने वाला है, मैं 10 एग्जाम पेपर कंपाइल करवा के एक सिंगल वीडियो भी अपलोड करा दूंगा और इनकी एक प्लेलिस्ट भी ऐसे प्रॉपर बनवा दूंगा। ठीक है बच्चों, हमने रेलवे 2026 में जो भी रेलवे पेपर करवा रहा है, उन सबका सॉल्यूशन करा रहे हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है ना, ये बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट होने वाली है बच्चों, रेलवे के बच्चे, सीरियस बच्चों के लिए। और एप्लीकेशन पे आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी फ्री दिए हैं। आप जाइए रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्यारे दोस्तों, सारे है ना, ग्रेजुएट लेवल की सारी शिफ्ट, 12th लेवल की सारी शिफ्ट यहां पे जो है फ्री डली हुई हैं। तो आप जो है ये मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, मिक्स्ड मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के तो लगाओ कम से कम। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ करिएगा। आज के टेस्ट में मैंने सेक्शनल कंट्रोलर का जो अभी पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को लिया है। ठीक बच्चों, मॉडरेट सवाल है, कम से भी कम 30 में से 26 या उससे ज्यादा सवाल आपके ठीक बनने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल है आपके सामने। अगर कोई आदमी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है तो 19 मिनट की देरी के कारण उसकी ट्रेन छूट जाती है। यानी कि कितना, 19 मिनट लेट हो जाता है, यही बात है। हालांकि अगर वह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने से 8 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्पीड तेज कर देगा 48 से 50, तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आदमी के घर से स्टेशन तक की दूरी क्या है, ये पूछा है। देखो, ऐसे सवालों में प्यारे दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि आप अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि टाइम में डिफरेंस। क्लियर है? बस आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी और आंसर आपको बताना है किलोमीटर में। पहले स्पीड कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी होगी, 50। स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 2 इंटू डेल्टा टी यानी कि टाइम में कितना डिफरेंस है, आप बताओ। पहले आदमी 19 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब स्टेशन पर 8 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो टाइम में कितना डिफरेंस है, जब आप घटाओगे मेरे प्यार भी 27 मिनट हो गई। लेकिन 27 तो मिनट में ना भाई, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। 27 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट को घंटे में बदलना। अब ये आपका आंसर आ गया किसमें, किलोमीटर में, सीधा का सीधा। बताइए बच्चों, क्या है कि 1 जीरो से तो कट गया, 6 दूनी 12 से 48 चला गया 4 बार, तो 4 पंजे 20 गुणा 27 आएगा जी 540 किलोमीटर। तो 540 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। बताओ, मजा आया? बढ़िया सवाल था कि नहीं? ठीक है, पता होना चाहिए, पॉपुलर सवाल है, रेलवे का कई सालों से पूछता आ रहा है। आइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड टू इट्स बेसिस 12 सेंटीमीटर, आधार पर शीर्षलंब 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का एरिया बताइए क्या है। ऑप्शन आपके सामने, बताओ बच्चों क्या आंसर है। मान लो इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसका पेरीमीटर दिया है, ये इसका बेस हो गया। भाई एबीसी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका जो बेस हम कहेंगे जो साइड बराबर नहीं है, बीसी। ठीक है ना, अब साइड बीसी पर सामने वाले शीर्ष से ये क्या हो गया, शीर्षलंब है कि नहीं सचिन। अब यहां पे इसकी लंबाई कितनी बोली है, 12। आपसे क्या पूछा है, एरिया। बताओ बच्चों,
सबसे पहली बात तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि जैसे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, ये डीसी और ये बीडी बराबर होगा आधा आधा, है ना, और ये दोनों भी साइड बराबर है, जो साइड एसी की लंबाई है वही क्या है, एबी की लंबाई। यहां पे पेरीमीटर जो बोला है 36 बोला है, 36, यानी कि मेरे दोस्तों ये आधा येलो और आधा ग्रीन क्या होगा, 18। भाई ये 18 इधर और 18 इधर, टोटल जोड़ के क्या आ जाएगा, 36। तो यहां आपको आंसर इंटीजर दिख रहे हैं ना, तो एक ऐसा ट्रिपलेट खोजने की कोशिश करो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, एक भुजा 12 हो और बाकी दोनों को जोड़ के क्या बनना हो, 18। बताओ क्या बनेगा। 12 का कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है, 12 5 13, सब बच्चों को पता है 12 5 13, ये 5 13 होगा, ये भी 5 13 होगा, पूरे त्रिभुज का पेरीमीटर क्या आएगा, 5 13 18, 5 13 18 36 आ जाएगा ना। तो ये सवाल आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना है, ट्रिपलेट की हेल्प से। एरिया क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, बेस का आधा गुणा हाइट, यानी कि बेस का आधा 5 है, 5 गुणा 12 60, इसका आंसर आ गया ए, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 153 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताओ, वॉल्यूम। पाई बराबर 22/7 यूज करना है। आंसर फ्रैक्शन में है क्या, दशमलव में है क्या, अप्रोक्स में है क्या, नहीं, यानी कि जो भी आंसर आएगा पाई बराबर 22/7 है तो 11 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं सचिन, क्या होगा, 11 का मल्टीपल। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। 9 4 13 3 16, 16 और 9 का डिफरेंस 7, 11 से नहीं कटता, 9 7 16, 16 4 20, 20 और 12 का डिफरेंस 8, 11 से नहीं कट रहा, 9 और 1 10, 10 और 12 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कट रहा, आंसर क्या आ गया डी। 9 2 11, 11 8 19, 19 और 8 का डिफरेंस 11, ये 11 से कट रहा है आंसर। ऐसे सवाल होते हैं बेटा ऑप्शन से, मेथड भी आपको आना चाहिए। भाई सिलेंडर या बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे हमें बेलन की हाइट तो दी हुई है 153 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों, यानी कि हमें निकालना क्या, केवल पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर बेसिकली है क्या, सिलेंडर का जो बेस होता है सर्कल, उस सर्कल का एरिया है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि यहां पे जो बेस है सर्कल, सर्कल की परिधि दे रखी है, वो रेडियस निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे, अरे जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44, उसका एरिया होता है 154। ये सब दिमाग में चलना चाहिए, है कि नहीं सचिन। अब यहां पे परिधि जो है सरकमफ्रेंस वो 88 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि कितना, दुगुना। परिधि दुगुना हो गई तो एरिया कितने गुना होगा, परिधि नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर परिधि दुगुना हो रही है तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा, 154 का 4 गुना कितना आ गया, 616, यानी कि सर्कल का एरिया डायरेक्ट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करने, लिखनी नहीं है, मैं सिखाता हूं बच्चों को बैच में। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, 616, बिना रेडियस निकाले, कोई जरूरत नहीं। ये आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा प्यारे बच्चों ये, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब देखो यूनिट भी आप मैच कर सकते हैं, 6 3 18 8, देखो 8 आएगा ना, एक ही ऑप्शन का 8 यूनिट डिजिट है क्या ना भाई। चले आगे चलते हैं। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। एक्स 30 होने पर वाई 21 है, वाई 5 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों बताओ, भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बहुत फेमस चीज है कि नहीं। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसका बेसिक सा मतलब यह है कि एक्स जिस अनुपात में बदलेगा वाई उसके उल्टे अनुपात में बदलेगा। पहले x का मान 30 था तो y का मान 21 था, अब y का मान बदल के 5 कर दिया, x का नया मान क्या होगा, ये सवाल है ना कि सिंपल। तो पहले x का मान 30 था, अब x की नई वैल्यू क्या है नहीं पता, बराबर y का क्या लेना, उल्टा रेशियो, y2 बटे y1, y2 कितना है 5, y1 कितना है 21, ऊपर y2 रखना नीचे y1, 5 से 30 6 बार कट गया, तो 21 छिक्का क्या आ गया 126, ऑप्शन नंबर ए। आइए 1 6 और 8 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है,
3 क्यूब को पिघला के एक नया क्यूब बना रहे हैं, 3 स्फीयर को पिघला के एक नया स्फीयर बना रहे हैं। कुछ भी करें हम, क्या करना है ऐसे सवाल में, वॉल्यूम को इक्वल करना है। आप वॉल्यूम को इक्वल करेंगे कि माना नए घन की भुजा ए है, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम इक्वल करेंगे आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा याद करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप 3 4 5 साइड वाले क्यूब को पिघलाओगे तो जो क्यूब बनेगा नया क्यूब, उसकी साइड क्या होगी 6। अगर आप 1 6 8 वाले को पिघलाओगे तो जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड होगी 9। ये क्यूब के लिए भी वैलिड है और गोले का सवाल आ जाए गोले पे भी यही काम करेगा। इसी दो डेटा पे फिर बदल करके सवाल आता रहता, आपको कोई वॉल्यूम इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ये बस याद कर लीजिए, है कि नहीं। तो 168 सेंटीमीटर वाले घन को पिघला के नया घन बनाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया, है नए घन का क्या आ जाएगा, कोर 9 आ जाएगी नए घन की एज 9। तो आपसे क्या पूछा है, नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 6a²। 6a²। आपको क्या करना है, इसका 2/3 करना है। 2/3 करेंगे, 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, है ना, और 2 दूनी 4, यह आ गया आपका 4 गुणा 81। 4 गुणा 81 यानी कि 324 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है जी। अगर किसी को रेलवे की बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक से तैयारी करनी है तो मैं उसको बता रहा हूं बार बार कि आप सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर जो हम रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, बिगिनर बच्चा पढ़ाई से डर लगता है, कमजोर हो, मैथ नहीं होता, रीजनिंग नहीं होती, साइंस आपको समझ नहीं आती, सारी समस्याओं का एक ही निवारण है रेलवे फाउंडेशन बैच। लाइव क्लास, लाइव प्लस वीओडी क्लासेस हैं। 5 महीने का आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद को रोकने वाला नहीं है आपको। ये बैच बहुत ही कम फीस में हम सभी टीचर्स का आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। आइए अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पे 6। ये थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे हो गई ना, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, सवाल नंबर 6, सेक्शनल कंट्रोलर 2025 का भाई लेटेस्ट पेपर का सवाल है तो आपको करना पड़ेगा, बच नहीं सकते। एक व्यापारी 2 वस्तु एक्स और वाई में से प्रत्येक को 8,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी, एक्स और वाई अलग अलग, लेकिन दोनों का दाम सेम 8,000 रुपया, ठीक है बच्चों। उनमें से प्रत्येक वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है। यानी कि यहां से अभी ये पता चला कि एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी है एक्स और वाई, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है और दोनों का मार्क प्राइस भी सेम लगाया है, ठीक है बच्चे। वस्तु एक्स को 20% और 35% की 2 लगातार छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 616 रुपए कमाता है। वस्तु एक्स पे पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 35%, और एक्स को बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ 616 रुपए का। वस्तु वाई को 48% के सिंगल डिस्काउंट पर बेचता है, तो वाई पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एक्चुअली एक्स और वाई अलग तो है नहीं, सेम ही बात है। यहां पे ये बोला गया है कि भैया अगर वस्तु एक्स को 20% और 35% की 2 छूट देके बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा 616। अगर उसी वस्तु को, कि वाई और एक्स में कोई फर्क थोड़ना है, उसी वस्तु को अगर 48% की सिंगल छूट पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। और प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। सीपी है यानी कि यहां पे 100%। मुझे बस ये पता लगाना है कि अगर एमआरपी पर 48% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु लागत मूल्य 100% से कितने प्रतिशत अधिक पे बिकेगी, यही है ना। हालांकि इस सवाल में एक बड़ी पतली से लेयर है जिससे सवाल ने दम तोड़ दिया, है कि नहीं सचिन। आप बताओ, दोनों वस्तु का एमआरपी सेम है, अगर आप वस्तु एक्स पे 20% और 35% की 2 लगातार छूट दोगे तो आप बताओ इस वस्तु एक्स पर नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, बताओ। है 20 और 35 का सक्से 20 + 35 - 20 × 35/100। भाई डेटा आसान है, मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, रेशियो भी, दोनों ही रास्ते ना मेरे पास। तो 20 + 35 - 20 × 35/100। अब 100 से 700 कट गया 7 बार, तो ये कितना आ गया 55 - 7 48%। बहुत बढ़िया। यानी कि सवाल में अब कुछ बचा क्या सचिन,
आप वस्तु एक्स पे 20% और 35% की दो लगातार छूट दे रहे हो, यानी कि एक सिंगल छूट कितनी दे रहे हो, 48% की। यानी कि वस्तु एक्स पे 48% छूट देने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 616। तो वस्तु वाई पर भी 48% की सिंगल छूट देने से कितना प्रॉफिट होगा, 616 का। अगर वस्तु वाई पर भी 48% की सिंगल छूट देने से 616 रुपए का प्रॉफिट होगा। वस्तु वाई के लागत मूल्य कितना, 8000। वस्तु वाई के लागत मूल्य 8000 पे अगर आप एमआरपी जो भी आपने लगाया, मुझे मतलब नहीं एमआरपी क्या लगा, अगर एमआरपी पर 48% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो 616 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। कितने पर, 8000 पर। ये परसेंटेज में कितना आएगा, 2 जीरो कट गया, कट रहा गया ये। हाँ जी, 8 सत्ते 56 और 5 8 सत्ते 56, 7.7% आ गया कि नहीं, क्योंकि नीचे क्या 80 है। तो ये 7.7% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, बता इससे गजब सवाल है क्या। गजब सवाल तो है, लेकिन उससे ज्यादा गजब हमारा तरीका है करने का। क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन क्या कर ली कि दोनों केस में नेट डिस्काउंट तो सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन की स्किल जो है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगी। 8वां सवाल, एक हेल्थ क्लब में 44% मेंबर्स फीमेल हैं, 56% मेंबर्स मेल हैं। पुरुषों की एवरेज एज 52 साल है, महिलाओं की एवरेज एज 67 साल है सभी सदस्यों की। व्हाट द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स, सभी ग्रुप्स के मेंबर्स की एवरेज एज ज्ञात कीजिए। देखो आप इस सवाल को वैसे ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। मैं आपको मेथड सिखाना चाहता हूं कि ज्यादातर सवालों के आंसर कैसे आते हैं, अप्रॉक्स में। बेस्ट तरीका क्या है प्यारे बच्चों इस सवाल को करने का, बेस्ट तरीका है यहां पे डेविएशन। भाई एक हेल्थ क्लब है जिसमें वुमेन भी हैं और मेन भी हैं। 44% महिलाएं हैं, 56% पुरुष है। तो महिलाओं और पुरुषों की संख्या का रेशियो कितना है बच्चों, 4 से कट गया, 11 रेशियो 56 चला जाएगा 4 से 14 बार। यानी कि एक हेल्थ क्लब में वुमेन और मेन की संख्या का रेशियो क्या, 11 रेशियो 14। जब एवरेज एज निकालेगी तो पुरुषों की एवरेज एज आई कितनी, 52 साल, 52 साल मेल की, और महिलाओं की आई 67 साल, 67 साल आई ना। आपसे पूछा पूरे ग्रुप की सभी सदस्य मतलब वुमेन प्लस मैन की मिलाकर एवरेज एज क्या होगी। तो जहां बीच में आया प्लस वहां क्या लगेगा, डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब बताइए 67 को आप लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 52 प्लस 15 है कि नहीं सचिन। अब आप खुद बताओ, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि महिलाओं की एवरेज एज भी 52 साल है, पुरुषों की एवरेज एज भी 52 साल है ना। महिलाओं की भी 52 साल है, पुरुषों की भी 52 साल है, तो पूरे ग्रुप की 52 साल तो है ही। लेकिन 11 महिलाओं की एवरेज एज 15 साल एक्स्ट्रा है ना। 11 महिलाओं की एवरेज एज 15 साल एक्स्ट्रा, और जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सब में बटेगा, सभी ग्रुप लोगों में डिवाइड हो जाएगा। कुल लोग कितने, वुमेन प्लस मैन, 11 प्लस 14 25 ही आ गया बच्चों। तो 5 तिया 15 और 5 बच्चे, ये कितना आ गया, 11 तिया 33/5, 33/5 का मतलब 66/10, 6.6। तो 52 में 6.6 जोड़ेंगे तो 58 पॉइंट आंसर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। आइए सवाल नंबर 9, 8 संख्याओं का एवरेज 59 है, अगर हर संख्या में 6 इंक्रीज किया जाए तो नया एवरेज ज्ञात कीजिए। रेलवे अगर एवरेज का कोई सवाल सबसे ज्यादा पूछ रहा है, दैट्स इट, वन लाइनर सिंपल, लेकिन करना चाहिए आपको। 8 संख्याओं का एवरेज 59 है, अगर हर संख्या को 6 बढ़ा दोगे तो सेम एक्शन एवरेज में भी हो जाएगा। एवरेज भी 59 से 6 बढ़ के कितना हो जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। आइए 10वां सवाल, इसको सरल करो। सेक्शन कंट्रोलर के पेपर का सवाल है, बताओ बच्चों क्या है इसको सरल करके। देखो सेम बेस है तो पावर घट जाती है, इतना तो सबको पता है कि यहां पे कुछ भी गुणा भाग नहीं करना खास। ए की पावर एम को अगर ए की पावर एन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। अब 63 की पावर 10 को 63 की पावर 9 से भाग करेंगे तो 63 की पावर 1, 2 की पावर 13 को 2 की पावर 12 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा। 28 की पावर 19 को 28 की पावर 18 से डिवाइड करेंगे, 28 की पावर 1 बचेगा। ये कैलकुलेशन करनी है, क्या मैच करूंगा, यूनिटी देखो हर ऑप्शन का अलग अलग दिख रहा है।
3 दूनी 6, 6 48, 8, 8 आएगा। क्या ऑप्शन है? आया बेटा पेपर में सवाल, कई बार आया है। ट्राइंगल एलएमएन में एलएमएन 67 डिग्री है, एलएनएम 42 डिग्री है, ठीक है। पी ट्राइंगल एलएमएन का इन सेंटर है, तो आपसे पूछा है एंगल एमपीएन का माप ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, समझे क्या आप सवाल? देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, हालांकि ये सवाल बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा। जैसे हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया एल एम एन, सही ना बच्चे? अब इस सवाल में बोला गया है कि P इसका इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, यही बोला है ना। अगर P इन सेंटर है, आपसे क्या पूछा? एमपीएन, यानी कि यह आपसे पूछा है इन सेंटर वो बिंदु होता है जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर मिलते हैं, है ना, तीनों कोणों का आंतरिक समद्विभाजक मिलते हैं। इन सेंटर, इन सेंटर यानी कि इस त्रिभुज के इस इन सर्कल का सेंटर, समझ में ना बच्चों? तो आपको ये वाला कोण निकालना है। इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो सीधा होती है 90 डिग्री प्लस, भाई एम और एन के बाइसेक्टर से बना है ना ये, तीसरा एंगल क्या बचा? एल, 90 डिग्री प्लस तीसरे वाले एंगल एल का आधा। ये सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब आपको यहां पे दिया ही होगा एल, एल नहीं दिया, बाकी ये दे दिया। आपको सवाल में बता दिया एंगल एम ये पूरा कितना 67 डिग्री, ये कितना 42 डिग्री। तो क्या तीसरा कोण नहीं निकाल सकते? तीनों कोणों को जोड़ के क्या आएगा? 180। 67 प्लस 42 कितना आ गया मेरे प्यार में? 109। 109 आ गया। 109 90 180 में से 109 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? फिर 71 डिग्री आ गया ना। तो ये एंगल 71 डिग्री आ गया। एमपीएन आपसे पूछा है तो 90 डिग्री प्लस 71 का आधा, 71 का आधा यानी कि 35.5। 90 में 35.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई? 125.5 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दी गई आकृति में ओ सर्कल का सेंटर है, एंगल बीएसी बताइए क्या होगा? ओके बच्चों बताओ, ये ओ सर्कल का सेंटर है, ये 85 डिग्री 115 डिग्री, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये पूछा है ना, बीएसी बताइए बच्चे। हालांकि इसके करने के तो कई सारे तरीके हैं, ये रेडियस भी तो बराबर होगी ना, सब रेडियस उससे भी कर सकते हैं कि नहीं सचिन? पर बेस्ट क्या है आप बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, पूरा एंगल 360 डिग्री होना चाहिए। तो 85 प्लस 115 कितना आ गया? 200। तो कितना बचा? 160 डिग्री, है कि नहीं? तो आप बताओ सवाल में कुछ दम बचा क्या? सर्कल के इस आर्क को देखो, बीसी को, इस आर्क से सेंटर पे बीसी, बीसी से सेंटर पे बनना है बीओसी 160। सेम इसी आर्क बीसी से परिधि पे बनना एंगल बीएसी, आधा होगा 160 का आधा कितना? 80 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भाई? तो घबरा नहीं, आपके पेपर में जो ज्योमेट्री एडवांस मैथ आता है वो इजी आता है, मेंसुरेशन भयंकर आती है रेलवे के पेपर में। करेंगे 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर रेडियस वाली छोटी छोटी गोल गेंदें बनाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार सभी गोल गेंदों का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हम एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में बदलते हैं, वॉल्यूम तो सेम रहता है पर सरफेस एरिया बदल जाता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कि आप सतह जो छू सकते हैं, जो सरफेस आप टच कर सकते हैं। अब आपने उसका फिगर ही बदल दिया तो आप सतह भी बदल जाएगी ना, क्लियर है? तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ओरिजिनल वाले स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने लगेंगे, जो गलत हो जाएगा। समझ में ना बच्चों? अब आप बताओ कितनी गोलियां बनेंगी? 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले को पिघला के छोटी छोटी 2-2 सेंटीमीटर रेडियस की गोली बनाई जाती है। कितनी गोली बनेंगी उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, बड़े गोले की रेडियस है 12, छोटी छोटी गोली बनाए उसकी रेडियस कितनी है, डिवाइड करके क्यूब कर दीजिए, यानी कि आएगी 216। कितनी गोलियां बनेंगी? 200 आ गया। अब आपसे पूछा है सभी जो गोल गेंदें बनी है छोटी छोटी, उनका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अगर एक छोटी गोली की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो एक गोली का एरिया क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना गोले का। लेकिन यहां पे गोली बनाई कितनी गई है? 216 पिघल के, तो 200 गोलियों का कितना होगा? 216 से गुणा, यानी कि 216 गुणा 16 आ गया बेसिकली, ठीक बच्चों। तो ये तो आंसर है नहीं,
तो 216 गुणा 16 तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3200 से बढ़ाएगा ना, 3200 और 256, 3456 पाई, पाई में दे रखा है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल। ये 7 अंकों की संख्या 3 से कटती है, a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है जी, करें। 7 अंकों की संख्या है मस्त, 3 से डिविजिबल है, a प्लस बी का मैक्सिमम मान। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम भी 3 से कटना चाहिए, तो ही तो संख्या कटेगी 3 से। अब इसके अंकों का योग निकालो बच्चों, 9, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 का मतलब 4, तो 4 प्लस a प्लस बी, ये क्या आ गया बच्चों इसका डिजिटल सम, है कि नहीं। अब यहां पे आपको क्या निकालना है, बेसिकली ये जो a प्लस बी है मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। तो हम भी मैक्सिमम लेके चेक करते हैं बेटा। ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 17। अगर मैं a प्लस बी की जगह 17 रखूंगा तो 17 4 21, 21 यानी कि 3 से कट गया, डिजिटल सम 3 है, यानी कि आप a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो। ठीक है। वैसे दो अंकों को जोड़ के मैक्सिमम क्या आ सकता है, 18, क्योंकि कोई भी अंक तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं ना, 9 से बड़ा अंक तो होता ही नहीं, फिर तो 2 डिजिट नंबर बन जाता है। तो a प्लस बी 18 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 18 पॉसिबल नहीं, 18 4 22 नहीं कटेगा 3 से, 17 लेने पे कट रहा है, खत्म, कोई दिक्कत। अगला सवाल, 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल और 4 और k का थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर है, k की पॉजिटिव वैल्यू बताइए। ठीक बच्चों, इस तरह के सवालों से रेलवे का पेपर भरा हुआ है, इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें, हल्का समझ के, ठीक है ना। अब 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी बटा, यही आएगा ना, यानी कि 18 गुणा 6 108, 108 बटे 12 कितना आ गया, 9, 18 गुणा 6 बटे 12। 4 और k का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 4 और k का थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा मेरे प्यारे भाई k स्क्वायर बटे 4, तो ऐसे 9 चौक 36 बराबर k स्क्वायर आ गया, तो k की पॉजिटिव वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन ए। आइए सवाल नंबर 16, एबीसीडी के समांतर है, एबीसीडी को एक तिर्यक छेदी रेखा PQ क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है। देखो डायग्राम बना लेते हैं तो ही समझ में आएगा क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, क्या नाम दिया भाई इनका, ABCD, तो ये हो गया ABCD। ये सवाल बहुत पॉपुलर है, मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। ABCD को एक लाइन यहां पे काटती है इस तरीके से PQ, PQ E और F पे काटती है, तो ये लाइन ऐसे होगी ना PQ, आई ना बात समझ में। ये लाइन PQ ABCD को जहां काट रहे वो पॉइंटों के नाम E और F है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बच्चे। एंगल PEB 65 डिग्री, PEB कौन सा है भाई, ये वाला एंगल PEB 65 डिग्री है। आगे ABCD के बीच एक पॉइंट G इस प्रकार है कि BEG 22 बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है ना, तो ABCD के बीच में पॉइंट G लेना है, तो यहां लेना पड़ेगा, तब जाके ये वाला जो एंगल है BEG 22 डिग्री एक्यूट बन पाएगा ना। अगर आपने मान लो G को यहां ले लिया तो ये क्या BEG एक्यूट बनेगा, नहीं ना। तो आपको डायग्राम भी बड़े अच्छे से बनाना है कि नहीं भाई, 22 डिग्री, GFE 12 डिग्री, GFE किधर है, GF नीचे ना ये, तो ऐसे मिला देते GFE ये वाला 12 डिग्री। ठीक, तो आपसे पूछा एंगल EGF बताओ, EGF ये वाला एंगल आपको बताना, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है ना, बताओ। यार ये तो देखो कचरा सवाल है कि नहीं सचिन, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। अगर आप इस प्रश्न को देखो तो आपको यहां पे ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, दोनों जो अंदर के एंगल बचे उनका योग, तो 65 प्लस 12 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 87, 87 में से क्या घटा दीजिए 12, क्या बचा 75, 75 डिग्री आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। ठीक भाई, 65 प्लस 22 कितना आ गया 87, और इनको जोड़ के 87, बस दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं था,
आइए अगला सवाल। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 13 और 585 है। एक संख्या 117 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कितना हल्का सवाल है, आता ही है पेपर में। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ऑप्शन से भी कर सकते हो पर मेथड में कोई बुराई नहीं है। एचसीएफ 13 है, एलसीएम कितना है 585। एक संख्या यहां पे 117 है और आपसे दूसरी संख्या पूछिए। तो 117 पंजे आ जाएगा बच्चों 585, 13 पंजे 65। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपए अंकित करता है, यानी कि x रुपए एमआरपी लगाता है और उस पर 50% छूट देता है। छूट के बाद वाले मूल्य पर 44% का टैक्स लगाकर 252 रुपए में बेचता है। x का मान बताइए। एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है, सेलिंग प्राइस बता दिया, कोई दिक्कत है क्या? एक शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट x रुपए, एक शॉपकीपर ने क्या एमआरपी लगाया x रुपए, उस पर 50% छूट देता है। 50% यानी कि 1/2, 1/2 50% छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में? एमआरपी के 50%, 1/2 में। फिर उसके बाद 44% टैक्स भी लगाता है। 44% टैक्स का मतलब समझते हैं? 44% की फ्रैक्शन लो, 44/100, 11/25। 44% वेट लगाने का मतलब कि 50% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई है उसको 44% बढ़ा के बेचेगा, एक्स्ट्रा पैसा लेगा। तो 11/25 वेट लगाओगे तो 25 का सामान कितने का हो जाएगा? 36 में। और फाइनली वस्तु को कितने बेचता है? 252 रुपए में। दिस शुड भी इक्वल, बराबर होना चाहिए, है कि नहीं सचिन? तो 36 से कितनी बार चला गया? 7 बार। तो 25 दूनी 50 गुणा 7 क्या आ गया? 350। तो एमआरपी कितना है वस्तु का? 350 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसको सेटिस्फाई करता है। करो, एम की वो वैल्यू बता दो चुपचाप सु जो या को सेटिस्फाई करे। अब बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, 24/7, 7/24, 24/7, 7/24। ये खेल है यहां पे। देखो यहां पे कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो जैसे एक फ्रैक्शन है a/b, इसकी पावर है n, है ना? अगर आप इसको पलटते हो, a/b को पलट के क्या कर दो सचिन? b/a, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव माइनस का n। ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर गुणा में है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। अगर बेस सेम है, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, अगर बेस सेम है, दोनों का स्मॉल है, तो गुणा में पावर जुड़ के a की पावर m+n हो जाएंगी। देखो यहां फ्रैक्शन तो सेम बनाई जा सकते हैं ना, 24/7 आप बेस सेम बना सकते हो। तो हम यहां पे बेस सेम बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 24/7 सचिन, है? तो मैं यहां पे बेस सेम बना लेता हूं 24/7, और जब गुणा होगा तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो मैं डायरेक्ट पावर लिखूंगा। यहां 24/7 की पावर कितनी है? 5। यहां 7/24 है, तो अगर 24/7 करूंगा तो पावर क्या आएगी? -16। अगर इस फ्रैक्शन को पलट के 24/7 करूंगा तो पावर क्या हो जाएगी? -16। ये कितना है? 6 प्लस का 6, गुणा में पावर जुड़ जाएंगी। ये 24/7 है, पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? 24/7, 7/24 को पलटूंगा 24/7, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस का 8m+4। ये आ गया ना? अब बताओ क्या आएगा जी? 5 6 11 -16 कितना आ गया? -5। -5, ये माइनस माइनस कट गया तो 5 बराबर आ गया 8m+, तो 5 - 4 1, तो m की वैल्यू कितना आएगी? 1/, ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। 65 का 30% 40 के 35% से कितना अधिक है? ठीक है, परसेंटेज का ये सवाल बहुत ज्यादा रेलवे ने पूछ पूछ के जो है भर दिया है। आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। 65 का 30% यानी कि 65 गुणा 0.3 क्या आ जाएगा? 19.5। 30% का मतलब हो गया 30/100 यानी कि 0.3। 65 की 0.3 में गुणा कर दो। 40 का 35%, 40 गुणा 35 1400, 1400%। परसेंट से 2 जीरो काटो, 14 क्या आ गया? 14। ये कितना अधिक है? 19.5 - 14 5.5। आंसर आ गया। आइए बच्चे, आसान सवाल है ना आज के। 50 बच्चों की क्लास में 16 लड़कों की एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर है, औसत लंबाई। बाकी लड़कों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है।
पूरी क्लास की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये उसी तरह का सवाल है ना डेविएशन वाला। भाई एक क्लास में कितने बच्चे हैं? एक क्लास में 50 बॉयज हैं। इन 50 बॉयज में से 16 बॉयज ऐसे हैं, 16 बॉयज है ना, जिनकी एवरेज हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो फिर कितने बॉयज बचे अब? 50 में से 16 घटाएंगे तो बचे आपके फिर 34। 34 बॉयज ऐसे जिनकी एवरेज हाइट है 168। 168 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 160 प्लस 8 सेंटीमीटर। तो क्लास के सभी लड़कों की एवरेज हाइट क्या होगी, सवाल है। ब्रेक कर लिया मैंने खटाक से। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इन बॉयज की भी 160 हाइट है, इन बॉयज की भी एवरेज लंबाई 160 सेंटीमीटर है। 160 तो होगा ही होगा, क्लियर है ना। प्लस ये 34 बच्चों की एवरेज लंबाई 8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। 34 बच्चों की एवरेज लंबाई 8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है सभी बॉयज में बढ़ जाएगा। टोटल बॉयज हैं कितने? 16 34 50। ठीक बच्चों, अब बताओ 34 गुणा 8 बटे 5, देखो 50 है ना, तो 50 का मतलब है नीचे 100 बना लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, यही है ना। तो 34 गुणा 16 कितना आ जाएगा? 34 गुणा 16 480 और 64। 480 और 64 हो गया जी 544। 544 बटे 100 हो गया 5 पॉइंट, तो 160 में 5.44 जोड़ेंगे तो 165.44 आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है ना। देखो आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह भी लगा सकते हो, पर मेथड कोई आपका टाइम नहीं लेगा। ठीक है जी, इतना आसान है। सवाल नंबर है 22। दो टैप्स एक टंकी को 3 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा टैप भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अगर उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। 2/3 भाग को ये भरने में आएगा बच्चों, है ना। भरने में कितना समय लगेगा बताओ, कौन करेगा। सवाल केवल अगर आप देखें तो पढ़ते पढ़ते ही पता लग गया कि सवाल में एक प्रॉब्लम है कि नहीं सचिन? बताओ, दो टैप्स, एक भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है। पहला टैप टंकी भर सकता है 3 घंटे में, दूसरा भर सकता है 48 घंटे में, तीसरा खाली कर सकता है 48 घंटे में। अब बताओ अगर मैंने सबको एक साथ चला दिया तो भैया ये 48 घंटे में भरता है, ये 48 घंटे में खाली करता है, ये तो सेम एफिशिएंसी के हो गए ना। टू पाइप टेकिंग सेम टाइम, सेम एफिशिएंसी। ये 48 घंटे में भरेगा, ये 48 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर सब चला देंगे तो ये जितना पानी ये भरेगा वो साथ साथ उतना खाली करता रहेगा, खेल ही खत्म हो गया भाई। दो पाइप आपने चला दिए सेम एफिशिएंसी, क्योंकि है ना, एक 48 घंटे में भर सकता है, दूसरा 48 घंटे में खाली कर सकता है। ये उधर से पानी भरेगा, ये उधर से उतना ही पानी खाली करता रहेगा, यानी कि इनके ओपन होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि तीनों पाइप खोल दी जाए तो पूरी टंकी 3 घंटे में ही भरेगी और केवल पहला पाइप ही भरेगा, है ना। तो 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी का 2/3 से गुणा कर देंगे। इससे आसान है कुछ? नहीं। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 23, करो। 2715 मीटर की सर्कुलर दौड़ में अभय और भारती एक ही बिंदु से एक ही समय पर 20 और 34 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद ट्रैक पर पहली बार फिर से मिलेंगे? फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? देखो, अगर दो लोग सर्कुलर ट्रैक पर जोड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट टाइम जो मिलेंगे वो टाइम होगा मेरे प्यार में सर्कुलर ट्रैक की लंबाई अपॉन रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। ये कॉन्सेप्ट है, पहली बार कब मिलेंगे। ठीक बच्चों, अब यहां पे सर्कुलर ट्रैक की लंबाई आपको दी है 2715 मीटर। ठीक है, 2715 मीटर की जो है सर्कुलर रेस है। अब ये 20 और 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 20 प्लस 34 64, 20 और सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये मीटर में लंबाई, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से गुणा। अब सीधा आंसर किस में आएगा? सेकंड में, है ना, क्योंकि लंबाई हमने मीटर में कर ली, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लिया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस। 18 से 54 चला गया 3 बार, और 3 पंजे 15 से काटेंगे 2700 को, तो कितनी बार जाएगा?
2700 जाएगा 15 से 180 बार, और 15 एक बार, यानी कि 181 सेकेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। खत्म। आइए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो प्यारे भाई, एक दुकानदार मार्कअप करता है 30%, कोई दुकानदार लागत मूल्य से जितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है वही क्या कहलाता है, मार्कअप परसेंटेज। फिर उस पर 10% डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, मार्कअप और डिस्काउंट इनका सक्सेसिव होगा ना भाई। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, 30 माइनस 10 माइनस 30 गुणा 10/100। लाभ प्रतिशत जो होता है मार्कअप और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है ना। 100 से आपका कट जाएगा 3, तो 30 माइनस 13 कितना आ गया, 17%। तो 17% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहां पर, ए। ठीक है। देखो, जैसे कोई रेलवे का पेपर होता है तो उसके बेस्ट क्वेश्चन तो मैं यहां पे करा ही देता हूं हर एक एग्जाम के, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन के अलावा भी जो सवाल होते हैं, मैं इतने सारे एग्जाम पेपर सॉल्व कराता हूं, शॉर्ट्स बनाता हूं, रील बनवाता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना, सब करवा लेता हूं। यानी कि पिछले, आप मान के चलिए कि 10 सालों में 2015 से लेकर रेलवे ने आज तक जितने भी पेपर लिए, मैंने हर एक क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व कर रखा है। पता है मुझे एक एक नस। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, बहुत से बच्चों को शायद ये चीज आसान लगे, कुछ को टफ लगे। आपके इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है मुझे पता है कि पेपर में यही आएगा और यही पढ़ना है। ठीक है भाई, तो इसको बिल्कुल दिमाग में फिट करके बिठा लीजिए। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 25वां। कविता राकेश सालनी ने एक बिजनेस में 5, 8, 15 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। उन्होंने क्रम से 8 महीने, 7 महीने और 4 महीने के लिए अपने पूंजी का निवेश किया। उनके प्रॉफिट का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है ना। पता है बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दिया है, समय दिया हुआ है कि अलग अलग समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। लाभ का अनुपात कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की गुणा कर दो, है कि नहीं। कविता ने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया, कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए, तो 5 अट्ठे 40। भाई यहां पे राकेश ने 8 यूनिट इन्वेस्ट किया, कितने महीनों के लिए, 7 महीनों के लिए, तो 8 सत्ते 56। इसी तरीके से सालिनी है, सालिनी ने 15 यूनिट इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए, तो 15 चौका, ये आ गया। और ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा 10, 14, 15। ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान कुछ है क्या, नहीं। आगे चलते हैं, ये बताइए 26वां। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 32 है, अंतिम पद 48 है, कुल 12 पद है, 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको पता ही होगा, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर n पदों का योग निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n/2 a + l। सही है। सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं, लास्ट टर्म को हम स्मॉल l कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसको हम n कहते हैं। वैल्यू रख दो, 12 पद है, 12/2 6 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 32 + 48 कितना आ गया, 80, तो 6 × 80 आ गया 480। आंसर खत्म। इतना सा सवाल था, आंखों ही आंखों में हो जाएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 27। करिए, करो बच्चों। एक शहर की प्रेजेंट जनसंख्या 16,000 है। इसमें 2 क्रमागत सालों में 40% और 25% की वृद्धि होती है। तीसरे साल में 62% की कमी होती है। तीसरे साल के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है, ये सवाल है। ठीक है जी, देखो हम कैलकुलेशन तो करने से रहे, आप यहां मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। दूसरा ये भी रास्ता है कि हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे यूनिट डिजिट निकाला जाए, कैलकुलेशन ना की जाए। प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, 3 साल बाद की पॉपुलेशन पूछी है, तो सीधी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करनी है कि नहीं सचिन। एक शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 16,000। पहले साल 40% बढ़ती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओ, 2/5। 2/5 बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 5 से 2 बढ़ के 7/5 गुना। फिर अगले साल 25% बढ़ते हैं, 25% की फ्रैक्शन 1/4,
यानी कि कितना हो जाएगी 5/4 गुना, है ना। फिर तीसरे साल 62% कम होती है। 100% को 62% कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी 38%। 38% मतलब 38/100। कोई दिक्कत? 100% को 62% कम कर दोगे तो 38% रह जाएगा 38/100। अब बताओ क्या आ गया? सिंपल देखिए 5 से 5 कट गया, ये 400 से कट जाएगा मेरे प्यार में कितनी बार 40 बार। तो मैं कह सकता हूं जो भी आंसर आए एंड में एक जीरो जरूर आएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। जीरो के बाद 4 सत्ते 28, 8 अट्टे 64, 4 जीरो के बाद 4 यूनिट डिजिट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं, सब यूनिट से हो जाएंगे। 1/3, 1/4, 1/5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपातिक ज्ञात कीजिए। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी बटा ए, है ना। 1/4 गुणा 1/5 अपॉन क्या आ जाएगा 1/3। तो ये 3 तो ऊपर पहुंचेगा, 3/20 इस सवाल का आंसर है। खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। आगे चलेंगे। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसका सरलीकृत मान बताइए। करो दोस्त, देखो सॉल्व करना है, बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले हम यहां पे ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। 24 से पहले डिवाइड होगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 14 माइनस 12 कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां पे डिवाइड है, यहां भी डिवाइड लग रहा है, तो 54 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया 9, माइनस ये 2 बचा। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आ गया भाई साहब 2, और 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9 माइनस 2/9 नहीं आ गया ये। 9 माइनस 2/9 कितना आ गया 9 नाम 81 माइनस 2 79/9। तो ये 79/9 आ गया, है ना। कुछ नहीं किया, ये आ गया 9, 9 में से 2/9 घटा दिया। अब ये 55, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं बचा। 55 माइनस ये कितना है 76 माइनस 79/9, यही सवाल। 55 माइनस 76, ये माइनस, ये पूरा अंदर मैंने सॉल्व कर लिया। अंदर सॉल्व करके क्या रहा है 79/9। तो अगर अंदर गुणा करेंगे तो 55 माइनस 76 कितना आ जाएगा माइनस का 21, और माइनस माइनस प्लस 79/9। अब बताओ ये गुणा करेंगे, 21 में 189 माइनस का 189, माइनस 189 प्लस 79 कितना आ जाएगा माइनस का 110, माइनस 110/9 आना चाहिए। ये आ रहा है ना, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आसान सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान हटा तो खेल खत्म, है ना। ध्यान से देखना है कि कहां ब्रैकेट लगा है, कहां डिवाइड लगा है, उसके बाद करना है आगे। सवाल नंबर 30, आखिरी सवाल, आज के मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल। फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डेटा को क्या बताना है आपका मोड बहुलक बताना है। सबसे पहले तो आपको मोड निकालने का फॉर्मूला ही आना चाहिए, है कि नहीं सचिन। मोड का फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H, यही है ना। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F2 माइनस F0 कर लो, या F0 माइनस F2 कर लो, एक ही बात है। अब आप कहोगे सर इनकी वैल्यू भी तो पता हो, फॉर्मूले का क्या चार डालें। ठीक है जी, बताइए। देखो यहां पे गड़बड़ है, ये 0 से 8 होगा ये। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो ये है क्लास इंटरवल, ये है उनकी फ्रीक्वेंसी। यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास इंटरवल की है, इसकी 24। यही प्यारे दोस्तों आपकी मॉडल क्लास, और ये किसकी वैल्यू F1 की। ये क्या आ गई प्यारे बच्चों मॉडल क्लास। कोई दिक्कत, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो कहलाते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला क्या होता है प्यारे दोस्तों आपका F0, और जस्ट आगे वाला क्या होता है आपका F2, है ना। मॉडल क्लास 24 से 32 तक लाई कर रही है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है L का मान 24 आ गया। क्लास इंटरवल 0 से 8, 8 16 16 24 24 32 8 8 का गैप है, यानी क्लास इंटरवल कितना है 8। बस सारी वैल्यू आ गई ना। अब यहां पे केवल वैल्यू रख दो, तो यहां पे L की जगह 24 रखेंगे तो 24 प्लस, देखो वैसे जो भी आंसर आएगा 24 से तो बड़ा आएगा, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं भाई।
F1 माइनस एफ नॉट, तो 24 माइनस 16 घटाएंगे क्या आएगा 8 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, यानी कि 24 दूनी 48 माइनस F2 माइनस एफ नॉट माइनस 15 माइनस 16 और इंटू एच कितना आ गया बच्चों 8। तो ये आ गया 24 प्लस 8 अट्टे 64, 64 बटे नीचे कितना आ गया भाई 48 माइनस क्या आ गया 31, तो 48 माइनस 31 तो 17 हो गया, 17 आ गया भैया। तो 24 प्लस 64 बटे 17, तो 64 को 17 से भाग करेंगे तो 17 × 51, 51 के बाद क्या बच जाएगा 13, है ना। तो 13 17 7 119, यानी कि अप्रोक्स जो आंसर आएगा 24 3 27.7 के करीब आएगा अप्रोक्स आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। ठीक है ना। तो मोड निकालना कहीं से भी मुश्किल नहीं होता, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसमें खटखट वैल्यू रख दो, आता है सवाल मोड मीडियन निकालने का। ठीक है जी, इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त होता है। ये 30 सवाल आपको कैसे लगे, उनका सॉल्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ प्यारे भाई। अच्छा, एक सवाल, सवाल नंबर 31 आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएं। ठीक है जी, अगली क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी का आखिरी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये क्लास आपको पसंद आई है, समझ में आया है, आपकी लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस हो रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।